हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है संविधानों का वर्गीकरण। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि संविधान क्या है। तो उसके अंतर्गत हमारे सामने आया था कि साधारण शब्दों में जो परिभाषाएं दी गई थी विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उसमें आया था कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कि पूरे देश के लिए नियम कानून लिखे जाते हैं और विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर निर्धारित किया गया था कि वास्तव में संविधान में क्या बातें निर्धारित की गई हैं। एक व्यक्ति व्यक्ति का पारस्परिक संबंध था। सेकंड, व्यक्ति और राज्य यानी कि शासक और शासित का क्या संबंध होगा। और थर्ड जो था उसमें था सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के जो विविध अंग हैं उनका क्या पारस्परिक संबंध होगा। यानी कि संविधान में इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आता है संविधानों का वर्गीकरण। यानी कि जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी थी या बहुत सारे विद्वानों ने इसका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय को देखते हुए हम संविधानों का वर्गीकरण 3 आधार पर करते हैं। फर्स्ट जो आता है संविधान की उत्पत्ति के आधार पर। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर हम संविधान को 2 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है विकसित संविधान और सेकंड है निर्मित संविधान। विकसित संविधान में क्या आता है कि इसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा या किसी निश्चित सभा द्वारा नहीं किया जाता। यानी कि विकसित संविधान क्या होता है कि एक संविधान सभा बैठी, फिर उन्होंने निर्णय लिया, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। यानी कि ये संविधानों का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता है। ये संविधान इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। यानी कि धीरे धीरे जो परंपराएं बनती चली जाती हैं वो क्या होती हैं, उसके परिणाम बनते हैं। इतिहास का परिणाम है, विकास का परिणाम है। जैसे अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था कैसे आई कि पहले गांव में क्या परंपरा चलती थी कि गांव में मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग क्या करते थे कि किसको कहें। तो जो उच्च वर्ग के व्यक्ति या पूंजीपति व्यक्ति होते थे उनमें से कुछ व्यक्तियों को चुनते थे जिनको पंच कहा जाता था। यानी कि फिर 5 लोग चुने जाने लगे। उन 5 पंचों के द्वारा जो है क्या हुआ था कि निर्णय लिया जाता था और धीरे धीरे ये परंपरा बनती चली गई। और अब क्या हो गया, इस व्यवस्था ने जो है पंचायती राज का रूप ले लिया है। यानी कि इसको क्या किया गया कि संविधान में लिख दिया गया और एक क्या किया गया, एक प्रयोग किया गया कि क्या हम इसको क्या कर सकते हैं कि कानून के रूप में भी लागू कर सकते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, इस प्रकार के संविधान विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होते हैं। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे हम बात करते हैं कि इंग्लैंड का जो संविधान है ज़्यादातर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है। ये धीरे धीरे विकास का परिणाम है, इतिहास का परिणाम है और जो न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय हैं उनका परिणाम है, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था का स्वरूप और सरकार के विविध अंगों की शक्तियां विकास के परिणाम है कि शासन व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार से राजतंत्र होते हुए भी वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, किस प्रकार से राजा के लिए नियम होंगे, संसद के लिए नियम होंगे, व्यक्तियों के अधिकार होंगे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, विकास के परिणाम हुए। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आता है निर्मित संविधान। जैसा कि हमने पढ़ा कि विकसित संविधान क्या है कि किसी एक विशेष सभा द्वारा किसी एक निश्चित स्थान पर बैठकर नहीं बनाया गया। तो उसी प्रकार से निर्मित संविधान क्या है, जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाता है, निर्मित संविधान। इसका उदाहरण आप भारत का संविधान भी ले सकते हैं कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसने कि हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया था। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं। यानी कि संविधान सभा जब इसको बैठकर बनाएगी तो क्या करते हैं कि इस चीज़ को लिखते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान जब मूल में बना था तो 395 अनुच्छेद बनाए गए, आर्टिकल्स जो रखे गए 395 रखे गए, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज को संविधान निर्माताओं ने
संविधान में लेखबद्ध कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया, उसको वहां पर लिख दिया। और इस प्रकार के संविधान साधारणतः कठोर भी होते हैं। अगर ये संविधान लिखित है, यानी कि जो निर्मित संविधान है वो लिखित है, तो नेचुरल है वो कठोर भी होगा, रिजिड जिसको कहा जाता है। क्यों बनाया गया है कठोर? जैसे अगर हम भारतीय संविधान की बात भी करें या किसी भी देश की बात करें, अगर कोई भी सरकार आएगी और संविधान में परिवर्तन या संशोधन करना चाहती है तो उसे एक विशेष प्रक्रिया को अपनाते हुए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो बैठे, उन्होंने कहा हम इस नियम को नहीं बनाते और इस नियम को खत्म कर देते हैं और नया नियम ले आते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपको एक विशेष प्रक्रिया को अपनाते हुए संविधान में संशोधन परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि एक कठोर प्रक्रिया है। यानी कि एक तो साधारण होता है, यानी कि साधारण संशोधन होता है, एक विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया होती है। तो आप आसानी से किसी भी लिखित संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, अपने हिसाब से उसमें नियम कानूनों को नहीं ला सकते। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निर्मित संविधान का विकास नहीं होता। जैसे इसमें कहा है कि निर्मित संविधान बनाया गया लेकिन इसका विकास नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसमें अंतर केवल यही है कि विकसित संविधानों की तो उत्पत्ति ही विकास में होती है, लेकिन निर्मित संविधानों का विकास उनके निर्माण के बाद होता है। यानी कि जो विकसित संविधान है उनकी उत्पत्ति किससे हुई? विकास से हुई। लेकिन निर्मित संविधानों की जो विकास होगा वो कब होगा? निर्माण के बाद। यानी कि धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन परिवर्तन होता रहता है, नई नई प्रथाएं कानून आते रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो विकास का परिणाम बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो संविधान है, दूसरा वर्गीकरण है, वो क्या है? संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर ये भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अलिखित संविधान और सेकंड है लिखित संविधान। लिखित संविधान से क्या अर्थ है कि जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं, है ना। गार्नर के शब्दों में अगर हम बात करें, गार्नर के शब्दों में, कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है? लिखित संविधान कहलाता है। लिखित संविधान किसी एक संवैधानिक कानून के रूप में हो सकता है या अनेक ऐसे कानूनों के रूप में हो सकता है जिनमें शासन विधि का विशुद्ध प्रतिपादन किया गया हो। यानी कि विशुद्ध क्या है? मतलब प्योर प्रतिपादन किया गया हो। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप कि जो लिखित संविधान होगा वो निर्मित भी होगा और कठोर भी होगा। अमेरिका, फ्रांस और भारत का संविधान अगर हम देखें तो इसके श्रेष्ठ उदाहरण है कि ये लिखित संविधान है। इसमें जो दूसरा है वो है अलिखित संविधान। इन संविधानों में परंपरागत प्रथाओं, परंपराओं तथा समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का महत्व अधिक होता है। ऐसे संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के विविध अंग और उनका पारस्परिक संबंध तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो परंपराओं और प्रथाओं पर ही आधारित होती है। इसका सब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो क्या है? ब्रिटेन का संविधान। आप ब्रिटेन के संविधान को देख सकते हैं। ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। वो ज़्यादातर ये कह सकते हैं हम कि उसकी जो ज़्यादातर संविधान है वो अलिखित संविधान है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो बहुत जागरूक है। उसको पता है कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं। अगर हम अपने देश के संविधान की बात करें और हम कहें कि हम अपने देश में जो है अलिखित संविधान को अपनाएंगे तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ लोग अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, ना अपने कर्तव्यों के प्रति ना अपने अधिकारों के प्रति। तो उससे क्या होगा? एक प्रकार की समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी तो राज्य का अस्तित्व अपने आप खतरे में आ जाता है। तो अलिखित संविधान क्या है कि
ये परंपराओं पर आधारित होते हैं। धीरे धीरे परंपराएं बनती चली जाती हैं। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो वैसे तो बात आती है कि ब्रिटेन का अधिकांश संविधान जो है अलिखित है, लेकिन कुछ भाग जो है उसका लिखित भी है ना। उसके लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं, परंपराएं हैं कि इसके बाद इसका पुत्र राजा बनेगा, किस प्रकार से लॉर्ड सभा का निर्माण होगा, किस प्रकार से लोकसभा का ये निर्माण होगा। यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं ये परंपराओं पर आधारित होती है। गार्नर के शब्दों में कह सकते हैं हम कि अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती हैं। यानी कि किसी लेख पत्र में लिखी हुई नहीं होती और ये समस्त देश में बिखरा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि हमने इसको लेखबद्ध कर दिया एक जगह है और वहीं से पूरे के पूरे नियम कानूनों को बताया जाएगा। ये पूरे के पूरे समाज में बिखरा होता है, पूरे भाग में बिखरा होता है और इसे पूरी जनता को पता होता है कि उनके देश का संविधान क्या है। वो कैसे पता होता है? अगर जनता जागरूक होती है। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। एक चीज आती है कि विद्वान कहते हैं कि लिखित और अलिखित संविधानों में अवास्तविकता है, यानी कि भेद की वास्तविकता है। कई विद्वानों ने तो ये भी कहा है, जैसे अगर हम गार्नर की बात करें तो गार्नर ने कहा है कि लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। सिर्फ मात्रा का भेद आता है इसमें, क्योंकि कोई भी जो संविधान है ना तो पूर्णतः अलिखित होता है और ना ही पूर्णतः लिखित होता है। यानी कि ये जो है भ्रम की स्थिति है कि विद्वान इस प्रकार की बात कह देते हैं। इसी प्रकार से ब्राइस ने भी कहा है कि संविधानों का लिखित या अलिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। यानी कि हम इसे नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा संविधान लिखा हुआ है या फिर बिना लिखा हुआ है। लिखित संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर किया जाता है, लेकिन इस संविधान के आधार पर जागृत और विवेकशील व्यक्तियों के द्वारा आचरण किया जाता है। अतः स्वभावतः उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी संविधान सभी काल और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं होता। अगर हम बात करें, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार तरह का आपके यहाँ का वातावरण है, तो उसी प्रकार का संविधान अपनाया जाता है। जैसे अमेरिका ने लिखित संविधान को अपनाया, फ्रांस ने लिखित संविधान को अपनाया, भारत ने लिखित संविधान को अपनाया और ब्रिटेन ने क्या किया, क्योंकि उसकी काल और परिस्थितियां या उसका जो वातावरण था वो अलिखित संविधान को अपना सकते हैं। यानी कि निर्भर करता है कि आपके यहाँ की परिस्थितियां कैसी है और वहाँ के व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करते हैं। संविधान निर्माता चाहे कितने ही विद्वान और दूरदर्शी क्यों ना हो, वे भविष्य की सभी आवश्यकताओं की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। अगर हम जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो जब हमारा देश का संविधान बना था तो उस समय संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद बनाए थे, 395 आर्टिकल्स को रखा गया था। लेकिन संशोधन के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई, समय की मांग बढ़ती गई, परिस्थितियां देखी गई, तो उसके हिसाब से भारतीय संविधान में संशोधन अमेंडमेंट कर करके 444 अनुच्छेद भारतीय संविधान में अब वर्तमान में है। यानी कि अब कितने आर्टिकल्स कर दिए? 444 से ज़्यादा ही हैं। इसलिए संविधान निर्माता एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं और एक ऐसा 80 पंजर मात्र देते हैं जिसे आगे आने वाली पीढ़ियां प्रथाओं, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास के अनुरूप परिवर्तित रूप प्रदान करती रहती है। यानी कि ये क्या करते हैं कि एक चीज़ दे देते हैं और उसके बाद यानी कि आपको मार्ग दिखा दिया कि आपको इस मार्ग पर चलना है, लेकिन उस मार्ग को और अच्छा कैसे बनाना है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने देश के हित के लिए, अपनी जनता के कल्याण के लिए किस प्रकार के कार्यों को करना चाहते हैं। और वही चीज़ हर देश के संविधान निर्माता ने की है कि उन्होंने एक मार्ग दे दिया है कि आपको इस मार्ग पर चलते हुए अपने लिए एक सही मार्ग या सही मंजिल का चयन करना है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान का
आता है कि ये लिखित संविधान का एक उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर भी प्रथाएं हैं। अगर हम देखें कि संविधान में भी प्रथाएं जो हैं अमेरिका के संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे वॉशिंगटन, मेडिसन और अमेरिकी संविधान सभा के जो दूसरे प्रमुख सदस्य थे, वो क्या चाहते थे कि हमारे देश में राजनीतिक दल विकसित नहीं होने चाहिए, कि हमारे यहाँ राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 1789 में ही राष्ट्रपति निर्वाचन के अवसर पर, जब 1789 में राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ दो राजनीतिक दल क्या आ गए थे, अस्तित्व में आ गए थे, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन पार्टी, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आज अमेरिका में। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। ये महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिकी चुनाव में निभाती है। जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से ही एक पार्टी का नेता जो है राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन उससे पहले 1789 से पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं, वहाँ के व्यक्ति रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि अमेरिका में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल ना हो। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, वो चीज़ें धीरे धीरे अस्तित्व में आई और ये क्या हो गया कि विकास का ही परिणाम है ना। दूसरी चीज आती है सीनेट के प्रति शिष्टता। और राष्ट्रपति निर्वाचन के नामांकन सम्मेलन के लिए यह आवश्यक ठहराया गया है वे जिस निर्वाचन क्षेत्र से है ना उम्मीदवार के रूप में खड़े हों उसी के निवासी भी हों। जैसे मान लीजिए कि कोई भी निर्वाचन होता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ये संविधान में नहीं था। अब ये धीरे धीरे क्या बन गई, अमेरिका में या किसी भी देश में ये एक परंपरा बन गई है कि आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं आप उस क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। दूसरी चीज आती है सीनेट के प्रति शिष्टता। सीनेट अमेरिकी सदन है। जैसे हमारे देश में व्यवस्थापिका के 2 सदन है या संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में भी सीनेट के इसके व्यवस्थापिका के 2 सदन है। कांग्रेस कहा जाता है वहाँ पर संसद को, उसमें है एक सीनेट और एक है प्रतिनिधि सदन। तो सीनेट जो है वहाँ का उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति अगर किसी भी सीनेट के व्यक्ति के क्षेत्र में कार्य करता है, उसके राज्य में कार्य करता है, तो वो पहले वहाँ के सीनेट के सदस्यों से पूछता है कि मैं इस व्यक्ति की वहाँ नियुक्ति करना चाहता हूँ या इस व्यक्ति को वहाँ मनोनीत करना चाहता हूँ। अगर आप परमिशन दें तो क्या मैं इसे भेज सकता हूँ। हालांकि राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है, लेकिन सीनेट के प्रति शिष्टता या सीनेटोरियल शिष्टाचार भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पर एक परंपरा बन गई है कि आप जिस भी राज्य में किसी व्यक्ति को मनोनीत या नियुक्त करना चाहते हैं तो पहले उस राज्य के सीनेट के सदस्य से आपको पूछना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन गई है, एक प्रकार की परंपरा बन गई है। दूसरी ओर कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान जो है अलिखित संविधान का उदाहरण है, किंतु इस संविधान का एक बहुत बड़ा भाग संवैधानिक कानून है। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो राज सिंहासन के संबंध में बात कही जाती है, उत्तराधिकार की जो व्यवस्था की जाती है, कार्यपालिका या विभागों की व्यवस्था की जाती है, निर्वाचन है, मताधिकार है, संसद का कार्यकाल है, संसद के दोनों सदनों के संबंध और न्यायपालिका के जो कार्य हैं वो कानून के द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। अगर हम देखें तो सारे के सारे इसमें क्या है कि कानून के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से उत्तराधिकारी चुने जाएंगे राज सिंहासन के लिए, कार्यपालिका में कितने विभाग होंगे, है ना, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, आपके मताधिकार क्या हैं या किसको मताधिकार दिया जाएगा, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, संसद का कार्यकाल कितना होगा, संसद के दोनों सदनों के आपस में संबंध क्या होंगे, न्यायपालिका के द्वारा ही क्या करे गए हैं, ये कानून बनाए गए हैं। 1215 का मैग्ना कार्टा है, 1628 का अधिकार पत्र हो, चाहे वो 1688 का 1688 का अधिकार पत्र हो, 1920 का आयरलैंड की स्वतंत्रता का कानून हो, 1937 का सम्राट के मंत्री परिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम हो जो कि ब्रिटेन के द्वारा बना था 1947 में, तथा 1911 और 1949 के संविधान अधिनियम इसी प्रकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार
ब्रिटेन के अलिखित संविधान में भी महत्वपूर्ण लिखित अंश पाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अमेरिका का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का नहीं है, या फिर ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अमेरिका का अलिखित नहीं है। तो इन दोनों में जो है सिर्फ मात्रा का अंतर है ना, मात्रात्मक भेद है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लिखित और अलिखित संविधान के गुण और दोष।